इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो सदियों का रास्ता तय कर देते हैं। 1857 भारत के लिए बिल्कुल एक ऐसा ही साल था। आज हम उसी विद्रोह की कहानी में उतरेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी और आज़ादी की वो पहली मशाल जलाई जिसकी रोशनी में भारत ने अपना भविष्य देखा। लेकिन सवाल ये है कि 1857 असल में था क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों का गुस्सा था, जैसा कि अंग्रेज कहते थे, या ये वाकई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। अपनी इस पड़ताल को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले वो पहली चिंगारी कैसे भड़की, फिर वो एक धधकती ज्वाला कैसे बन गई, इस लड़ाई के नायक कौन कौन थे, ये विद्रोह आखिर फेल क्यों हुआ, और सबसे जरूरी कैसे इस असफलता ने ही भारत में राष्ट्रवाद की एक नई भावना को जन्म दिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। 1857 के लिए वो चिंगारी एक नए हथियार से आई, एक ऐसा हथियार जिसे सेना को मॉडर्न बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थी वो राइफल पैटर्न 1853 एनफील्ड, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा सटीक। लेकिन इसकी एक खूबी ही इसकी सबसे बड़ी, कह सकते हैं, खामी बन गई। इसके कारतूसों को बंदूक में भरने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और देखते देखते ये अफवाह आग की तरफ फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के धर्म पर, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला था। और इसी अपमान के माहौल में विरोध की पहली आवाज एक सिपाही ने उठाई। नाम था मंगल पांडे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक आम जवान जो इतिहास लिखने वाले थे। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। जनवरी में अफवाहों ने जोर पकड़ा। 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर में ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। सिर्फ 10 दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने बगावत को कुचल दिया है, लेकिन ये तो अंत नहीं, ये तो शुरुआत थी। मंगल पांडे की शहादत ने आग को बुझाया नहीं बल्कि और भड़का दिया, और ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। जो मेरठ में एक सैनिक विद्रोह के तौर पर शुरू हुआ था ना, वो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में एक बड़े जन विद्रोह में तब्दील हो गया। अब ये बात सिर्फ कारतूसों की नहीं रह गई थी, ये विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान था। मेरठ से जो चिंगारी उठी थी वो जंगल की आग की तरफ फैली। जल्द ही विद्रोह की ये आग दिल्ली के शाही किलों से लेकर कानपुर और लखनऊ के नवाबी शहरों तक और बरेली से लेकर झांसी की वीर भूमि तक पहुंच गई। अब ये सिर्फ सैनिकों का गुस्सा नहीं था, किसान, जमींदार, आम लोग सब इस लड़ाई में शामिल हो रहे थे ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। इस महान विद्रोह की कमान संभाली कई बहादुर नायकों ने, जिन्होंने अपनी हिम्मत और काबिलियत से ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दी। और इन्हीं में से एक बहुत ही अहम नाम था तात्या टोपे का। उनका असली नाम तो रामचंद्र पांडुरंग राव था, लेकिन इतिहास उन्हें तात्या टोपे के नाम से जानता है, जो इस आज़ादी की लड़ाई के सबसे ज़बरदस्त सैन्य रणनीतिकारों में से एक थे। तात्या टोपे की असली ताकत थी उनकी मिलिट्री जीनियस। वो गुरिल्ला वॉर के मास्टर थे। मतलब वो आमने सामने की लड़ाई से बचते थे, अंग्रेजी सेना पर अचानक हमला करते और फिर जंगलों और पहाड़ों में गायब हो जाते। कानपुर से लेकर झांसी तक उन्होंने विद्रोह की आग को जलाए रखा। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए 20,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी कर दी, और ग्वालियर हारने के बाद भी वो करीब 1 साल तक अंग्रेजों के लिए एक पहेली बने रहे, उन्हें लगातार छकाते रहे। लेकिन इस महान योद्धा का अंत बहुत ही दुखद हुआ। नरवर के राजा मान सिंह ने उनके साथ धोखा किया। 7 अप्रैल 1859 को जब वो जंगल में सो रहे थे तब उन्हें पकड़वा दिया गया, और महज 11 दिन बाद 18 अप्रैल को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे के अंत के साथ ही जैसे विद्रोह का भी अंत हो गया। हथियारों की कमी, एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप का न होना, इन वजहों से यह विद्रोह सैन्य रूप से कामयाब नहीं हो पाया, और अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नफरत और शक की एक ऐसी गहरी खाई बन गई जो कभी भर नहीं पाई। गुरमुख सिंह की एक बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है कि इसके बाद दोनों समुदायों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए थे। हाँ, ये सच है कि 1857 का विद्रोह मिलिट्री के नजरिए से फेल हो गया,
लेकिन इसने अनजाने में एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो आजादी के लिए शायद उससे भी ज्यादा जरूरी थी, एक भारतीय राष्ट्रीय चेतना, एक नेशनल कॉन्शियसनेस। तो सवाल यह है कि ये बदलाव आया कैसे? इसकी जड़ें विद्रोहों की राख में ही थीं। अंग्रेजों ने जिस क्रूरता से विद्रोह को दबाया, उससे लोगों को एहसास हुआ कि उनका दुश्मन एक है। पहली बार एक ही शासन के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों ने एक जैसा दर्द महसूस किया। इसी दौरान वेस्टर्न एजुकेशन से लिबर्टी और डेमोक्रेसी जैसे नए आइडियाज भारत आए और अखबारों ने इन आइडियाज को घर घर तक पहुंचाकर एक साझा भारतीय पहचान को जन्म दिया। और इस नई सोच को गढ़ने में एक किताब का रोल सबसे बड़ा था। सोचिए, एक ऐसी किताब जिससे ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई कि उसे छपने से पहले ही बैन कर दिया गया। वो किताब थी विनायक दामोदर सावरकर की 1857 का स्वतंत्र समर। ये वो पहली किताब थी जिसने 1857 को सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं कहा, बल्कि उसे भारत की आज़ादी का पहला प्लान किया हुआ युद्ध बताया। इस किताब ने भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की आने वाली पीढ़ियों को जबरदस्त प्रेरणा दी। तो यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि 1857 की लड़ाई भले ही मैदान पर हार गई हो, लेकिन विचारों की दुनिया में उसने एक ऐसी जीत हासिल की जिसने 90 साल बाद भारत की आज़ादी का रास्ता बना दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में हार और जीत का असली मतलब आखिर